तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का मेडिकल ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए 2022 का पेपर। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सेवलॉन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, सेवलॉन में फिनॉल कॉम्बिनेशन मतलब कंपोनेंट नहीं होते, ऑप्शन गलत है। क्लोरऑक्सिलिनोल ये भी गलत है। क्रिसोल एंड सिटेबलॉन ये भी गलत है। हमारे पास के पास सेवलॉन के पास क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रामाइड एंड क्लोरहेक्सिडीन। सो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ रॉकफेलर फाउंडेशन इन इंडिया बिगिन विद द स्कीम ऑफ फॉर असिस्टिंग। तो रॉकफेलर फाउंडेशन की स्कीम का कंट्रोल ऑफ हुकवर्म के लिए था, इसके साथ इनकी स्कीम का बिगन हुआ था। ना ही प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन के साथ था, ना ही फैमिली प्लानिंग, ना ही नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी कब की मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या थे, एनलार्ज टाइलॉइड प्रोसेस। अगर मान लो टॉन्सिल हमारे पास ये प्रेजेंट है, ऊपर से टाइलॉइड प्रोसेस सारी एनलार्ज होगी तो हम टाइलॉइड प्रोसेस को रिमूव करेंगे, ना कि टॉन्सिल को। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। सेकंड, अपसेस फॉर्मेशन द टॉन्सिल। अपसेस बन गई है तो पूरा टॉन्सिल निकालने की जरूरत नहीं है, अपसेस को ड्रेन किया जाता है, तो स्टेटमेंट भी गलत है। मैलिग्नेंसी ऑफ द टॉन्सिल, तो उसमें भी कोई इंडिकेशन नहीं है, अब बिनाइन है कुछ टाइप की है, उस हिसाब से होगा, तो स्टेटमेंट भी गलत है। पर मोस्ट कॉमन इंडिकेशन हमारी क्या होती है, बार बार टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो रहा है तो वो हमारी इंडिकेशन होती है। मोर देन 6 टाइम अगर पर ईयर हो रहा है, ठीक है, सॉरी 6 नहीं 7 एपिसोड पर ईयर अगर होते हैं तो वो इंडिकेशन बन जाती है हमारी किसकी, टॉन्सिलेक्टमी की। अगर 2 सालों में अगर 5 बार अगर टॉन्सिलेक्टमी मतलब उसको पेन हो रहा है, मतलब टॉन्सिलाइटिस हो रहा है उसको मोर देन 5 इन 2 ईयर, 2 साल में इसको 5 बार ये एपिसोड हो चुके हैं, या 3 से ज़्यादा एपिसोड मोर देन 3 ईयर में हुए हैं, ठीक है, या और ये सारे एपिसोड मेडिकली रिकॉर्ड भी होने चाहिए। अदरवाइज ऐसे तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते कि टॉन्सिलेक्टमी थी घर पे ठीक हो गई, उसके लिए मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी, तब हम बोलते हैं रिकरेंट। मोर देन 7, मोर देन 5 आपने सिंपल याद रखना, 7 5 3 मतलब 7 पर ईयर, 5 पर 2 ईयर एंड 3 पर 3 ईयर। अगर ये इतने एपिसोड्स हो रहे हैं अगर टॉन्सिलाइटिस के, तो हम उसको बोलेंगे रिकरेंट एक्यूट एपिसोड्स हो रहे हैं हमारे पास टॉन्सिलाइटिस के। तो ये हमारी इंडिकेशन बनती है किसके लिए, टॉन्सिलेक्टमी के लिए, या रिकरेंट हो या ऑब्स्ट्रक्शंस हो, दोनों में से कोई भी चीज़ हो। मोस्ट कॉमनली होता है रिकरेंट हो रहा होता है, चाइल्ड्स में कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली नर्व इंजरी इन सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरल फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन। तो सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरल फ्रैक्चर में कौन से एंटीरियर इंट्रोसिस नर्व मोस्ट कॉमनली डैमेज होती है, और एक इसका पार्ट है मीडियन नर्व का, मीडियन नर्व। तो आंसर हमारा मीडियन नर्व है। अगर स्पायरल ग्रुप अगर ह्यूमरस है, ठीक है, दिस लगा कंसिडर करो ह्यूमरस हमारी, मीडियल कॉन्डाइल्स हमारा, ठीक है। अगर ये जो स्पायरल ग्रुप्स होती है यहाँ पे, अगर यहाँ पे डैमेज हो तो वो कौन से नर्व इंजरी होगी, रेडियल नर्व की इंजरी होगी। सर्जिकल नेक पे यहाँ पे इंजरी होगी तो एक्सलरी नर्व इंजरी होगी। और अल्ना नर्व कहाँ होती है, मीडियल कॉन्डाइल के बिहाइंड जा रही होती है, तो वहाँ पे अल्ना नर्व की इंजरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलिरुबिन इन यूरिन विल बी फाउंड इन द फॉलोइंग कंडीशन। कौन से कंडीशन में बिलिरुबिन मिलेगा, तो मिलेगा ड्यूविन जॉनसन सिंड्रोम में मिलेगा। ड्यूविन जॉनसन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे पास कंजुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है, और कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या है, तो वाटर सॉल्युबल होता है। जो वाटर सॉल्युबल होगा तो वो यूरिन में जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि जो ड्यूविन जॉनसन सिंड्रोम है बस को जो है एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहा था, जब हमारे पास कंजुगेटेड बिलिरुबिन था, तो एक्सक्रीटिव पाथ में डिफेक्ट था। लीवर में तो कंजुगेट हो गया, पर वो बाइल के थ्रू उसको इंटेस्टाइन में पास आउट नहीं होने दे रहा था, क्योंकि क्या था इसमें एक हमारी जो चैनल्स होती थी उसको बोलते क्या थे, MRP2 जो एक प्रोटीन होती थी, इसका काम होता है इसको एक्सक्रीट आउट करवाना, तो काम ही नहीं कर रही थी। इसमें क्या हो गया था, म्यूटेशन। तो फिर हमारे पास कंजुगेटेड बिलिरुबिन था, वो अक्यूमुलेट होता गया और वाटर में जाता रहा। पर इसमें ये जो होता है एपिनेफ्रिन एक मेटाबोलाइट पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एपिनेफ्रिन करके के मेटाबोलाइट्स होता है, वो क्या करता है, ब्लैक कलर किसको देगा, लीवर को दे देता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कलर की पिगमेंटेशन किसमें आएगी, लीवर में आएगी। सेकंड है क्रिगलन-नाजा सिंड्रोम। क्रिगलन-नाजा भी हमारे फर्दर 2 टाइप में होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि ये जो होता है मोर सीवियर टाइप होता है, सीवियर होता है, इसमें बेबी की डेथ विदिन 2 ईयर्स में हो जाती है, और इसमें माइल्डर फॉर्म का होता है क्योंकि उसके पास कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं 2 के पास, और 1 के पास तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द एंजाइम होता है। कौन से एंजाइम एब्सेंट होते हैं, UDP ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज हमारे पास क्या होती है, एब्सेंट होती है, ट्रांसफरेज ये एंजाइम एब्सेंट होते हैं। टोटली एब्सेंट है
टाइप 1 में। टाइप 2 में पार्सली है तो उसका काम चलता रहता है, तो बेबी सर्वाइव कर जाएगा। पर ये जो पहले वाला है इसके पास तो बिल्कुल ही नहीं है। बेबी जैसे न्यू बॉर्न पैदा होता है 2 दिन के अंदर, इस विदिन 2 डेज़ के अंदर उसमें जॉन्डिस आ जाता है और वो प्रोग्रेस करता रहता है। और ये पूछा था किस टाइप का बिलिरुबिन होगा इसमें, अनकॉन्जुगेटेड, क्योंकि इसके पास एंजाइम नहीं है अनकॉन्जुगेटेड। पर एक अनकॉन्जुगेटेड तो ह्यूमिलिसिस में भी आता है, तो याद रखना ह्यूमिलिटिक वाला नहीं है ये, ठीक है, नॉन ह्यूमिलिटिक है, नॉन ह्यूमिलिटिक। और गिलबर्ट क्या है, गिलबर्ट तो हमारा जब स्ट्रेस वाली कंडीशंस प्रोड्यूस होती हैं तभी हमारे पास जॉन्डिस होता है, जैसे कि फीवर आ गया, कुछ सर्जरी होनी है कुछ, अदरवाइज पर्सन जो उसमें नॉर्मल रहता है। और गिलबर्ट में भी हमारे पास क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ बिलिरुबिन होता है, अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है। सिंपल आपने ड्यूबिन प्लस रोटर जो होता है एक और सिंड्रोम होता है, तो इन दोनों में क्या होता है हमारे पास कंजुगेटेड टाइप ऑफ बिलिरुबिन होता है। रेस्ट ऑफ में हमारे पास क्या है, अनकॉन्जुगेटेड, चाहे रेगुलर है चाहे जो मर्जी हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 ईयर ओल्ड का मेल है, डेवलप करता है सडन ऑनसेट ऑफ एक्सक्रूशिएटिंग पेन, हेडेक विद वर्सनिंग कॉन्शियसनेस एंड बीपी इज 210/100। ही इज एफेब्राइल बट हैज़ पॉजिटिव साइन ऑफ निंजल इरिटेशन। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है इसमें, तो 40 ईयर का मेल है, सडन इसमें क्या होता है, एक्सक्रूशिएटिंग हेडेक हो रही है, यानी कि थंडर क्लैप हेडेक भी बोलते हैं, और इस कॉन्शियसनेस को इफेक्ट कर रहा है, एंड इसको बीपी बहुत ही ज़्यादा है, 210/100 mm मरकरी है, और फेब्राइल है, और पॉजिटिव क्या है इसके, मेनिंजियल साइन है, ठीक है। तो इतना सारा बीपी है तो अटैक और माइग्रेन तो होगा नहीं। सब एरिथ्रोनाइट का फीचर बिल्कुल है, क्योंकि सडन इन ऑनसेट है, एक्सक्रूटिंग इसकी हेडेक हो रही है तो फीचर है, और बीपी की वजह से हेमरेज हो सकती है। और इसका ब्रेन ट्यूमर भी गलत हो गया, सब ड्यूरल हीमोटोमा भी गलत हो गया, ठीक है। उसमें सडन ऑनसेट नहीं होगी, जैसे सडन इसमें है, और बीपी ज़्यादा तो हेमरेज होगी, तो सब एरिथ्रोनाइट हेमरेज इज आंसर। अगर सीटी करवाते हो तो स्पाइडर ऑफ डेथ भी बनता है ना, क्योंकि जो ब्लीडिंग होती है बेसल सिस्टम में पास हो रही होती है, ऐसे प्रोड्यूस होते हैं। इस टाइप से अपीयरेंस होती है, उसको बोलते हैं स्पाइडर ऑफ द डेथ। डायरेक्शन ऑफ इंसिजन फॉर इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस इन लैक्टेटिंग मदर, तो कौन सा इंसिजन देते हैं, रेडियली। मान लो ब्रेस्ट का निप्पल है तो उसमें इंसिजन कैसे देते हैं, ऐसे रेडियली देते हैं। अगर मान लो ट्रांसवर्स हो गया ना, तो जितने भी हमारे पास लैक्टिफेरस डक्ट हैं वो कट जाएंगी, तो ट्रांसवर्स नहीं देंगे, ना इंट्रामेमोरी देंगे, ना ही हम सर्कम एड्यूलर देंगे। सर्कम एड्यूलर से भी क्या होगा, निप्पल है, अगर ऐसे कर्वीलिनियर दिए तो जितने लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं वो कट जाएंगी, तो सिर्फ हम एक आधी डक्ट कटेगी। अगर इसके नीचे अगर प्रेजेंट है डक्ट्यूल्स आ रहे हैं, अगर रेडियल मारेंगे तो सिर्फ डक्ट ही कटेगी एक आधी, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेस्ट इंसिजन इज रेडियल इंसिजन। नेक्स्ट है क्रिस्मैन स्पाइरल, किस में मिलते हैं, क्रिस्मैन स्पाइरल्स निमोनिया में नहीं होते हैं, बहुत हैं ब्रोंकियल अस्थमा में, ना ये एंडोकार्डाइटिस में, ना एम्फिसेमस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन अक्कर बाय किससे होती है, हुकवॉर्म जो होता है वो पेनिट्रेट करता है स्किन को, उसके थ्रू एंट्री करता है बॉडी के अंदर, और इसका लार्वा होता है हुकवॉर्म। अगर हुकवॉर्म मोर देन 300 हो जाए पर स्टूल, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास हेल्थ पब्लिक जो होता है इंडिकेटर होता है कि हुकवॉर्म जो स्प्रेड कर रहा है कम्युनिटी में, ठीक है। तो फिर आपको कोई ना कोई प्रिवेंशन करनी है। बीफ से भी नहीं रिलेटेड है, ना ही हमारे पास एग से रिलेटेड है, ठीक है, ना ही डॉग से तो हाइड्रेटिस सिस्ट होती थी। बीफ से क्या टेनिया सोलियम था, टेनिया सोलियम था, और इससे क्या था, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस था। और एग से क्या था, एस्कैरिस वगैरह आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 ईयर ओल्ड का मेल है, डेवलप करता है एट्रियल फिब्रिलेशन, इज पल्स लाइकली टू बी, पल्स कैसी होगी, रेगुलर होगी, तो कोलैप्सिंग टाइप की तो किस में आती है, एरोटिक रिगर्जिटेशन में, ठीक है। तो एरोटिक रिगर्जिटेशन क्या है, कोलैप्सिंग इसको बोलते हैं, बाटर हैमर साइन भी, बाटर हैमर पल्स बोलते हैं, या कोलैप्सिंग पल्स होती है, बाटर हैमर या कॉरिगन पल्स भी बोलते हैं, कॉरिगन पल्स। नेक्स्ट है इरेगुलर इन रेट बट रेगुलर इन वॉल्यूम, ये गलत है। रेगुलर इन रेट है तो रेगुलर कैसे हो गया इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम तो आएगा नहीं रेगुलरली, फिर रेगुलरली इरेगुलर, ये गलत है। हमारे पास दोनों इरेगुलर होते हैं, रेगुलर इन रेट एज वेल रेगुलर इन द वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि रेट इरेगुलरली है तो वेंट्रिकल फिल नहीं कर पाएंगे ना। फिब्रिलेशन में क्या होता है, पी वेव्स होते हैं प्रोड्यूस, उसकी मॉर्फोलॉजी नहीं देख पा सकते हो आप, अगर वो कंडक्ट ही नहीं हो रही है वॉल्यूम अगर वेंट्रिकल की तरफ, तो वेंट्रिकल ना प्रॉपर अमाउंट में वॉल्यूम अकोमोडेट करेगा ना, वो फिर आउटपुट क्रिएट करेगा,
तो हमारा बेस्ट आंसर है रेगुलर इन रेट एज वेल एज रेगुलर इन बर्लिन एडिमा में फॉलो डायबिटी मैकोफिलिस ये गलत होता है, ना कॉर्नियल एब्रेजन में होता है, ब्लंट ट्रॉमा में प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे होता है आई में प्रोड्यूस होता है, ना कैटरेक्ट सर्जरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ बेसिक डिजीज। अब बेसिक डिजीज तो पता है कि आपको ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है, बॉडी को इफेक्ट कर रही होती है, तो रिकरेंट और अल्सरेशन रहती है, ये सही स्टेटमेंट हमारे पास। पॉजिटिव थर्जी टेस्ट रहता है इसमें, ये भी सही है। पर ग्रेनुलोमेटस जो एंटीरियोवाइटिस नहीं, यूवाइटिस तो होती है, ये बात तो सही है, पर ग्रेनुलोमेटस नहीं होती है, इस वजह से हमारा ऑप्शन गलत है। और रेटिनल वेस्कुलाइटिस, ये वेस्कुलाइटिस ये ऑटोइम्यून डिजीज है जो कि बॉडी के जो वेसल्स होते हैं इनको इन्वॉल्व करें, ब्लड वेसल्स, तो बाकी रेस्ट ऑप्शन हमारे सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेट टेस्ट फॉर डेवलपमेंटल असेसमेंट। डेवलपमेंट असेसमेंट करने के लिए हमारे पास डेफिनेट टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीन टेस्ट, ये भी हमारे पास डेवलपमेंट को असेस करने वाला ही टेस्ट होता है, पर हमारे पास डेफिनेट नहीं होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग है। लैंग्वेज इवेल्यूएशन स्केल त्रिवेंद्रम वाली, ये भी नहीं है, ना डेफिनेट है, ना त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट वाला है। तो हमारे पास जो डेफिनेटली टेस्ट है जो कि डेवलपमेंट को असेस करता है उसको बोलते हैं बेली स्केल्स ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट इंटरवेंशन दैट आर अज्यूम्ड टू प्रोवाइड द इक्विवेलेंट बेनिफिट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, एक इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस की। तो इसमें कहते हैं कंपैरिजन करते हैं कि इसकी कॉस्ट का जो भी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो इक्विवेलेंट बेनिफिट प्रोवाइड करे, तो वो हमारा किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पीसीज ऑफ मलेरिया हैज एबिलिटी टू कॉज रिलैप्स। रिलैप्स किस में मोस्ट कॉमन रहता है, नॉल्सी, मलेरिया और बेल में रहता है, दैट इज द आंसर। और रिलैप्स होने के लिए क्या चाहिए, हिप्नोजॉइड चाहिए, हिप्नोजॉइड जो कि लीवर में प्रेजेंट होते हैं, ये तो फिर से बाद में रिएक्टिवेट हो जाते हैं और रिलैप्स करवाते हैं। तो हम एक हमारे पास प्लाज्मोडियम बाइवैक्स है, अगर वो आंसर दिया होता तो फर्स्ट आंसर हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। बस सिमिलर उसी का भाई जो है ओवेल जो है, इसमें रिलैप्स कॉमन है क्योंकि इसमें भी हिप्नोजॉइड्स हमें देखने को मिले। नेक्स्ट है क्लॉट रिटेक्शन प्रोसेस एट द एंड ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन इज डन बाय। एट द एंड ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन कौन करवाता है, वो करवाता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। वो कौन सा होता है, फैक्टर 13 है हमारे पास। फाइब्रोजन जो होता है सेकंड लास्ट वाला जो फैक्टर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर कितना है, क्लॉटिंग फैक्टर 1 बोलते हैं इसको, क्लॉटिंग फैक्टर 2 है हमारे पास। प्लेटलेट्स क्या आता है, प्लेटलेट प्लग बनाएगा और क्लॉट बनाएगा और उसको ब्लॉक करेगा। तो लास्ट के एंड में पूछ रहे हैं, एंड में पूछा था, तो आंसर आपका आएगा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। एविंग सार्कोमा इज मोस्ट कॉमन, वो आपको होता है बच्चों में होता है कॉमनली, 11 to 14 एज ग्रुप में होता है, 11-22 उसकी ट्रांसलोकेशंस होती हैं, और अनियन पिल अपीयरेंस होती है, अनियन पिल अपीयरेंस जब एक्सरे करवाओगे तो ये हमारे डायफाइसिस पे प्रेजेंट होता है, ऐसे जो पेरिस्टल रिएक्शन लाइक ऑनियन की तरह प्रेजेंट होती है, तो इसको बोलेंगे हम एविंग सार्कोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन के बारे में पूछना और एटेन्यूएटेड है, तो वो हमारे है BCG वैक्सीन। तो एटेन्यूएटेड का क्या मतलब हुआ, हमारे पास मान लिया ऑर्गेनिज्म है, हमने इसको इतना वीक कर दिया, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग है फुल पावर में, पर इसको हमने कल्चर कर करके इतना वीक कर दिया है कि उसके बाद वो बॉडी में एंटर कर तो जाता है, बॉडी आइडेंटिफाई तो कर लेती पैथोजन है, पर इस पैथोजन के पास इतनी पावर नहीं हो सकती होती कि हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्शन करे। उसको बोलते हैं कि जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, और इसका एग्जाम्पल या BCG है, या मीजल MMR जो वैक्सीन होती है हमारे पास, या चिकन पॉक्स वाली होती है, वो हमारे लाइव वैक्सीन हैं एटेन्यूएटेड। और चाहे ओरल सेबिन पोलियो बोल दो, सेबिन किसका स्ट्रेन है, पोलियो का, ओरल सेबिन पोलियो वायरस, तो हमारे पास सारी इसकी आ जाए। हेपेटाइटिस भी हमारे पास रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन हैं, ठीक है। DPT जो टॉक्सिन वाली है, तो 3 डिप्थीरिया परट्यूसिस टेटनस, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, नहीं हमारे पास न्यूमोकोकल वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्फेलोहेमाटोमा। स्फेलोहेमाटोमा क्रॉस सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, और मैक्सिमम साइज एट बर्थ होता है, ये भी गलत है। फ्लूइड अकोमुलेशन इन सबक्यूटेनियस प्ले, ये सारे फीचर हमें किसके दिए गए हैं, कैपुट सक्सीडेनम के, कैपुट सक्सीडेनम के फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। स्फेलोहेमाटोमा क्या होता है, लोकेटेड मेनली ओवर द पैराइटल बोन, यस पैराइटल ओवर के बोन प्रेजेंट होता है बिटवीन स्कल एंड पेरियोस्टियम, यस पेरियोस्टियल ब्लीडिंग हो रही होती है, वहाँ से स्फेलोहेमाटोमा बनता है। जो बर्थ होता है वो छोटा होता है, उसके बाद वो साइज इसका इंक्रीज कर जाता है, यानी कि 4 to 5 वीक लगते हैं इसको रिजॉल्व होने में स्फेलोहेमाटोमा, क्योंकि स्कल में जो क्लॉट बना ऊपर ब्लड की वजह से 4 से 5 वीक टू रिजॉल्वेशन।
और जो ये हमारे पास कैपिटल सक्सेडेनम होता है, डिफ्यूज स्वेलिंग प्रेजेंट होती है किसके ऊपर, स्कल में प्रेजेंट है। ये क्रॉस कर रही है सोशल लाइन, मैक्सिमम साइज में प्रेजेंट होती है, पर 2 to 3 डेज में क्या होती है, सेटल डाउन भी हो जाती है। और जो हमारे पास सेफेल हेमाटोमा है वो क्रॉस नहीं करता है सोशल लाइन्स को। समटाइम जो हमारे पास जो सेफेल हेमाटोमा होता है यही रीज़न होता है बेबी में जॉन्डिस होने का, ठीक है, क्योंकि उसकी हेमोलिसिस हो रही है और वो जॉन्डिस प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्नियल बायोप्सी ऑफ थायराइड न्यूप्लाज्म इज इंडिकेटेड इन ग्रेव डिजीज में नहीं होता। ग्रेव डिजीज हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, थायरोग्लोबिन लिन जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते रहते हैं रिसेप्टर को, एक्सेस अमाउंट में क्या करेगी, थायरोक्सिन प्रोड्यूस करेगी, उससे हाइपरथायराइडिज्म का सिम्टम प्रोड्यूस होंगे। पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड में भी हम कोर्नियल बायोप्सी यूज़ नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड में ब्रेथ म्यूटेशन प्रेजेंट होती है, BRAF ब्रेथ म्यूटेशन प्रेजेंट होती है, और इसके लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, इसलिए लिम्फ नोड पाल्पेबल इस केस में होते हैं, और इसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस रहती है, बेस्ट प्रोग्नोसिस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिम्फोमा ऑफ थायराइड, इसके लिए हम करते हैं बिल्कुल कोर्नियल बायोप्सी करेंगे। मेडुलरी कार्सिनोमा में नो, इसमें हम नहीं करते हैं। मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में क्या होता है, एम्लोइड प्रेजेंट होता है, एम्लोइड स्ट्रोमा होता है, इंपॉर्टेंट फीचर है एम्लोइड स्ट्रोमा, और रेट म्यूटेशन प्रेजेंट होती है, रेट म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेक फीमर फ्रैक्चर क्लासिफिकेशन हैवी प्रेडिक्टिव वैल्यू ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ फ्रैक्चर लाइन इज नोन एज, उसको बोलते हैं फाउल क्लासिफिकेशंस फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। जो हमारे पास फर्स्ट OTA क्लासिफिकेशन आते में थे, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा एसोसिएशन वाले किसकी क्लासिफिकेशन करते थे, ये करते हैं डिस्टल फीमर की, डिस्टल फीमर और प्रॉक्सिमल जो ह्यूमरस होता है, और उसकी एंड टिबिया की करते थे, टिबियल, ठीक है। डिस्टल फीमर एंड प्रॉक्सिमल ह्यूमरस ये इसके किस में आते थे, तो हमारे पास पूछा गया था नेक का फ्रैक्चर पूछा था, तो वो हमारे सिर्फ फाउल क्लासिफिकेशन में आता। तो सिर्फ आप दो क्लासिफिकेशन में कंफ्यूज होंगे, एक होती है हमारे पास फाउल और दूसरी होती है गार्डन। तो फाउल क्यों है, क्यों डायरेक्ट हमसे पूछा क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे हमारे पास फाउल क्लासिफिकेशन कितने टाइप से, टाइप 1 2 3 टाइप्स थे, उसमें एंगल लेते थे, जैसे कि हमारे पास फीमर और नेक क्या, ठीक है। किसमें जो फ्रैक्चर्स हुआ है ये कितना एंगल बना रहा है, इंक्लाइन कर रहा है, तो हमारे पास मान लो कि यहाँ पे कितने का 30 डिग्री का होता था, पहला कितना बोलता लेस देन 30 डिग्री का है, फिर मान लो 30 से लेके 50 डिग्री का था, विद हॉरिजॉन्टल लेते हैं ना इसके एंगल को, और उसके बाद मोर देन 50, तो सारे इंक्लिनेशन वाले पाउल वाले हैं। गार्डन क्लासिफिकेशन भी हमारे पास नेक के फ्रैक्चर जो होता है फीमर का उससे रिलेटेड है, ठीक है। पर इन्होंने आगे की पॉइंट ऐड कर दिया, इंक्लिनेशन ऑफ फ्रैक्चर लाइन, सो हमारी पाउल क्लासिफिकेशन यूज़ होगी। और टेलर, अब टेलर वाले में क्या था, टेलर क्लासिफिकेशन क्या था, वो करता है अनॉटोमिकल साइड का फ्रैक्चर, लेसर ट्रोकेंटर पे है, उन दोनों के बीच में है, तो इससे तुम्हारा कोई आंसर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोलेजन एक्सेप्ट, कौन सी डिजीज कोलेजन से रिलेटेड नहीं है। तो फर्स्ट है हमारे पास मार्फन सिंड्रोम, ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, पर कोलेजन का पूछ रहे हैं हमारे पास। तो ऑस्ट्रोजन इनपरफेक्टा में क्या होता है, टाइप 1 कोलेजन में इफेक्ट होता है, टाइप 1 में है। एल्पोर्ट सिंड्रोम में किस में था, और एलर्डेनलोस में था, मतलब वेस्कुलर का था, यानी कि टाइप 3 में हमारे पास वेस्कुलर कोलेजन प्रेजेंट होती है। एल्पोर्ट सिंड्रोम में टाइप 4 कोलेजन में डिफेक्ट था, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम क्या है हमारे पास, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट टाइप का होता है। तो इसमें क्या था, मार्फन सिंड्रोम में हमारे पास कोलेजन डिफेक्टिव नहीं है, कोलेजन की कोई डिफेक्टिव नहीं है, तो इसलिए हम इसको आंसर मार्क करेंगे। जिसमें सिर्फ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसमें डिफेक्ट है, कनेक्टिव टिश्यू में डिफेक्ट है। और इसमें और क्या होता है, मार्फन में सुपीरियर टेम्पोरल सबलक्सेशन किसकी होती है, लेंस की इंपॉर्टेंट फीचर है। और कौन सी म्यूटेशन प्रेजेंट होती है इसमें, फिब्रिलिन 1 की म्यूटेशन, और मिट्रल बेल प्रोलैप्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इसके, फिब्रिलिन 1 म्यूटेशन रहेंगी, मिट्रल बेल की प्रोलैप्स रहेगा। और इसमें क्या होता है, रेक्नोडेक्टेली होती है, रेक्नोडेक्टेली। और ऑस्ट्रोजन इम्परफेक्टा को हम ब्रिटल डिजीज भी बोलते हैं, ब्रिटल बोन डिजीज। Which is not a topo diagnostic test for fisher nerve, सबमेंडुलर स्लाइवरी फ्लो टेस्ट, ये तो किया जाता है, स्लाइवरी को फिशर नर्व सप्लाई करते हैं तो टेस्ट होगा। स्टेबिलिटी रिफ्लेक्स भी होगा क्योंकि फिशर नर्व सप्लाई कर रही होती है स्टेबिलिटी मसल को।
एंसिरमर टेस्ट बिल्कुल, इसमें फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, पर फिस्टुला टेस्ट में हमारे पास फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसके हम टॉप डायग्नोस्टिक के लिए इसको यूज़ नहीं करते। इसको यूज़ किया जाता है जो मिडल एंड इनर जो ईयर होता है उसकी पैथोलॉजी होती है, ठीक है। जो हमारे पास सेमी सर्कुलर कनाल्स होते हैं, बोन इरोड हो गई होती है, तो मतलब डायरेक्ट प्रेशर की वजह से वो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। मिडिल ईयर एंड इनर ईयर की कम्युनिकेशंस होती हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, फिस्टुला टेस्ट करते हैं। इसमें पेशेंट डिजीनेस के साथ प्रेजेंट, डिजीनेस होगी, वर्टाइगो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन इन केस ऑफ एक्सह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन पे क्या नहीं करते हैं, शुड बी कंडक्ट इन नेचुरल लाइट, ये तो स्टेटमेंट सही है। एक्सह्यूमेशन डे लाइट में किया जाता है। ग्रेव साइट शुड बी पॉजिटिवली आइडेंटिफाइड, ये स्टेटमेंट भी सही है। द बॉडी एक्सह्यूम्ड ओनली व्हेन देयर इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये स्टेटमेंट भी सही है। यूज डिसइंफेक्टेंट टू डिसइंफेक्टेंट द बॉडी, ये स्टेटमेंट गलत है, डिसइंफेक्टेंट का कोई यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ अस्थमा। अस्थमा का करेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है, फीवर, चेस्ट पेन एंड वेजिंग। फीवर, चेस्ट पेन एंड वेजिंग नो, स्टेटमेंट गलत होगी। फीवर तो कहाँ ही आ गया अस्थमा में, वेजिंग होगी, डिस्नी होगा, कफ, ये क्लासिकल फीचर्स हैं इसके अस्थमा। प्रोडक्टिव कफ, फीवर, ये फीवर कहाँ से आ गया, ये भी गलत हो गया, और इसमें फीवर दे दिया, ये स्टेटमेंट फिर गलत होगी, ठीक है। पर्टिकुलर जो फीचर्स मिलेंगे कंफ्यूजिंग के साथ हमारे पास पेशेंट है, डिस्नी और कफिंग, ये क्लासिकल फीचर आ रहे हैं हमारे पास अस्थमा के। अस्थमा क्या है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है ना, एयरवे जो हाइपर रिएक्टिव हो जाते हैं, उस वजह से पेशेंट को ये सिम्टम प्रोड्यूस होंगे। ये क्या है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ सिम्टम प्रोड्यूस करवाएंगे एयरवे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटिक रिटेक्शन और पार्स फ्लैसिडा परफोरेशन इज यूजुअली सीन इन, वो हमें मिलती है स्क्वैमस क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में, यानी कि CSOM में मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओटोस्क्लोसिस। ओटोस्क्लोसिस में पता है फिक्सिस किसकी हो जाती है, स्टेपिस प्लेट की हो जाती है, तो उसमें क्या मेडिकल ट्रीटमेंट हम सोडियम फ्लोराइड दिया जाता है, और डेफिनेट ट्रीटमेंट जो करना होता है हम सर्जरी करते हैं, स्टेपेडेक्टोमी करते हैं, उसको डेक्टोमी कर दो या डॉटमी कर दो, मतलब जो फिक्स प्लेट ऑफ स्टेपिस उसको रिमूव करना है अपने, और पेस्टन को ऐड कर देना है। सिक्रेटिव ओटाइटिस मीडिया में हमारे पास जो ऑडियोग्राम किया जाता है उसमें कौन किस टाइप का ग्राफ मिलता है, B टाइप का, AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ डिजीज इज मोस्ट सूटेबल फॉर ड्रैकनोप्लेसिस। ड्रैकनोप्लेसिस होता है हमारे पास बाटर वेस्ट डिजीज होता है। बाटर वेस्ट ट्रांसमिशन क्या होता है कि स्किन के कॉन्टैक्ट जब बाटर के साथ में आता है तो पैथोजन हमारे अंदर एंटर कर जाता है, स्किन के थ्रू, स्किन विद वाटर के कॉन्टैक्ट में जब भी आएगा तो हमारे साथ पैथोजन जो एंटर कर जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसा किस केस में मिलता है, ड्रैकनोप्लेसिस में मिलता है, सो होता है वाटर वेस्ट। वाटर बॉर्न डिजीज़ किसको बोलते हैं, जब आप कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम करेंगे, कंटेमिनेटेड, ठीक है, वाटर को कंज्यूम करोगे तब हमारे पास वाटर से बॉर्न, यानी कि वाटर को कंज्यूम करे उससे बॉर्न हो गया डिजीज़ को बोलते हैं वाटर बॉर्न, कंटेमिनेटेड वाटर बॉर्न डिजीज। नेक्स्ट है वाटर वॉश डिजीज। अपन हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, बंदे नहाते नहीं है, तो यानी कि पुअर हाइजीन प्लस पुअर हाइजीन होगी तब, हाइजीन प्लस सैनिटेशन अगर सही नहीं है तो यानी फीको ओरल रूट से वो ट्रांसमिट होती रहती है, फीको ओरल रूट से। और नेक्स्ट आती है बर्ड रिलेटेड डिजीज़, ये इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होती है, इंसेक्ट वेक्टर, मतलब कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है हमारी, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन थ्रू वाटर। थ्री डिजीज़ कहाँ, वाटर है, वाटर ने किसको, इंसेक्ट ने फीड करे, उसको यहाँ ब्रीड करे और उसके बाद वो ह्यूमन को ट्रांसमिट करे डिजीज़। फर्स्ट का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे डायसेंट्री होता है, ठीक है, हाइजीन नहीं मैनेज करोगे तो फीको रूट से क्या है, डायसेंट्री ट्रांसमिट करेगी डिजीज़, यानी कि वाटर वॉश डिजीज़ होगी। और वाटर बॉर्न कौन सी होती है, जैसे हमने पढ़ा, सॉरी ये वाटर बॉर्न डिजीज़ डायसेंट्री का एग्जांपल है, ठीक है। वाटर वॉश का कौन सा है, जैसे ट्रैकोमा होता है हमारे पास, ट्रैकोमा, या स्केबीज होती है, वो डिजीज़ हमारे पास वाटर वॉश रिलेटेड है। और वाटर बेस्ड कौन सी होती है, जैसे हमने एक पढ़ लिया ड्रैकनोप्लेसिस होता है, दूसरा शिस्टोसोमियासिस, और वाटर रिलेटेड डिजीज़ में आता है वाटर से कौन सी रिलेटेड रहती है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फिलेरिया हो गया, जो मॉस्किटो ब्रीड करते हैं किसमें, वाटर में, तो दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल्स अबाउट द इविंग पोस्टुलेट।
एविंग पॉस्टुलेट में क्या था कि सेट ऑफ क्राइटेरिया होते थे जिसमें ये कंसिडर करना होता है कि ट्रॉमा की वजह से कैंसर हुआ है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट था नेचर ऑफ द ट्यूमर मस्ट नॉट बी प्रूव्ड, ये गलत है स्टेटमेंट हमारी कि नेचर ऑफ द ट्यूमर मस्ट बी प्रूव्ड होना चाहिए, ये तो पहली गलत होगी। बाकी सारे फीचर्स जो हैं इसके हमारे पास एविंग पॉस्टुलेट्स के हैं, जैसे कि अनडिनाइबल एंड एडिक्वेट ट्रॉमा मस्ट बी प्रूव्ड, स्टेटमेंट सही है। एविडेंस ऑफ प्रीवियस इंटीग्रिटी ऑफ द इंजर्ड पार्ट, ये भी सही है। ट्यूमर मस्ट बी प्रूफ ऑफ रीजनेबल टाइम इंटरवल बिटवीन द इंजरी एंड द अपीयरेंस ऑफ ट्यूमर, ये सही भी स्टेटमेंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ज डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑक्लूसिव डिजीज ऑफ लार्ज वेसल, एक गलत है, लार्ज वेसल की नहीं होती, मीडियम और स्मॉल वेसल साइज की वेसल्स की होती है, दैट इज द आंसर। स्मॉल और मीडियम साइज आर्टरीज, ये गलत है, ये वेन भी हो सकती है हमारी आर्टरी भी हो सकती है। नेक्स्ट एक्सक्लूसिव डिजीज ऑफ लार्ज आर्टरी, तो हमारे सारे गलत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटागनिस्ट ऑफ डायजेपाम, बेंजोडाइजेपिन का एंटागनिस्ट एंटीडोट क्या है, फ्लूमाजेनिल देते हैं। नैलोक्सोन किस में दिया जाता है, मॉर्फिन पॉइजनिंग में दिया जाता है, ऑपॉइड एंटीटॉक्सिसिटी में दिया जाता है। ब्रोमोक्रिप्टिन किस में दिया जाता है, प्रेगनेंसी में दिया जाता है अगर हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया हो तो। एंड कैबरगोलिन कब दोगे, हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया है पर प्रेगनेंसी नहीं है, तब आप कैबरगोलिन दोगे, कैबरगोलिन। नेक्स्ट है हाइपरप्लेजिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हाइपरप्लेजिया मतलब नंबर इंक्रीज होना, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल, डिक्रीज द साइज इन अट्रोफी बोलते हैं इसको, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल ये तो होता ही नहीं है, इंक्रीज द इसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी। अर्लीस्ट साइन पूछ रहे हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है, डिस्टल जो सेंसरी लॉस होने लग जाता है, ठीक है, ग्लब एंड स्टॉकिंग पैटर्न स्टार्ट होगा ना, यानी कि जैसे टोज होते हैं वहाँ के सेंसेशन लॉस हो जाते हैं, ट्रॉमा हो जाए तो पता नहीं लगता है और इन्फेक्शन हो जाता है, और इसलिए तो बोलते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं पैरों के अपने जो पेरिफेरी में शूज़ हैं पहन के रखें, चप्पल मत पहने क्योंकि डैमेज हो जाता है, उनको पता नहीं लगेगा, इन्फेक्शन होगा और धीरे धीरे गैंग्रीन सब कुछ हो जाएगा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, गैस्ट्रोपैरेसी भी लेट है, और नाइट्रोसिस लो, ये सारे सिम्टम हमारे लेट वाले। अर्लीस्ट हमारे पास डिस्टल सेंसरी लॉस होता है। द अपीयरेंस ऑफ द स्लीप स्पिंडल एंड के कॉम्प्लेक्स इन ईईजी इज कोरिलेटेड विद द ब्लैंक पार्ट ऑफ द स्लीप, तो आपको पता है स्लीप स्पिंडल हमारे पास स्टेज 2 में प्रोड्यूस होते हैं, एंड टूथ ग्राइंडिंग होते हैं, टूथ ग्राइंडिंग किस में मिलते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट ऑफ स्टेज 2 में होता है, जो कि 45% कंट्रीब्यूट करता है स्लीप का, और स्टेज 1 कितना 5% कंसिडर करती है, और हमारे पास से आता है 25% ये, टोटल 50 और 25% के आसपास ये आता है रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें नाइट मेयर्स आते हैं, नाइट मेयर। तो इस क्वेश्चन का की पॉइंट था स्लीप स्पिंडल एंड के कॉम्प्लेक्स, यानी कि ईजी के बेब्स के बारे में पूछना चाह रहे थे। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन एंड एक्सेस ऑफ ऑस्टियोइड फॉर्मेशन इन 25 ईयर मेल इज नोन एज, फेलियर हो रही है बोन की मिनरलाइजेशन एंड एक्सेस ऑस्टियोइड फॉर्मेशन, ये किस में होता है, ऑस्टियोमलेशिया में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में एक्सेस ऑफ ऑस्टियोइड फॉर्मेशन नहीं होता है, तो स्टेटमेंट गलत है। ऑस्टियोडिस्ट्रोफी तो हमारे पास किसने क्रोनिक किडनी डिजीज में आता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है फॉस्फेट बढ़ जाता है, कैल्शियम हमारे डिक्रीज होकर रहता है, तो ये स्टेटमेंट रिकेट्स में नहीं होता है, उसमें भी ये चीज़ नहीं है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द मीजल वैक्सीन, मीजल वैक्सीन के लिए कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, मीजल लाइफ एटेन्यूएटिव वैक्सीन है, ये बात सही है। रूट और इंट्रामस्कुलर नहीं देते मेजल, तो इसको सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, डोज 0.5 ml है, ये स्टेटमेंट सही है। एंड लीड टू इम्यूनोसप्रेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। हु रिकमेंडेशन ऑफ फॉर डेली आयोडीन इनटेक इन ब्रेस्ट फीडिंग, WHO रिकमेंडेशन फॉर डेली आयोडीन इनटेक इन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में कितने होते हैं, बहुत है 290 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ सडन पेनफुल लॉस ऑफ विजन, नॉट पूछ रहे हैं कौन सा पेनफुल कॉज नहीं है सडन लॉस ऑफ विजन, बिटरल्स हमें सडन लॉस होता है पर पेनफुल नहीं होता है, ये हमारी स्टेटमेंट सही है। अल्कलिन बर्न में क्या था, लॉस तो होगा पर इसमें पेन भी होगा। एक्यूट बैक्टीरिया एंडोप्थेल्माइटिस, इसमें भी पेनफुल होगा। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, इसमें भी सडन होगा और पेनफुल होगा, तो सिर्फ हमारे पास नॉन पेनफुल सिर्फ हमारे बिटरस हेमरेज वाला हुआ। ऑल आर ट्रू अबाउट एक्यूट रूमेटिक फीवर, रूमेटिक फीवर के बारे में क्या सही है और क्या नहीं है। 5 to 15 एज ग्रुप में देखने मिलता है, ये बिल्कुल सही है। कॉमन इन पुअर सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस में बिल्कुल सही है। डेवलप आफ्टर द स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस, ये स्टेटमेंट सही है। कम्युनिकेबल डिजीज, ये भी नॉट ट्रिकी क्वेश्चन पूछा आपसे, क्योंकि एक्यूट रूमेटिक फीवर क्या है, पहले क्या हुआ फ्रेंजाइटिस हुआ, फ्रेंजाइटिस में क्या हुआ बॉडी ने क्या करी, जो स्टेप ग्रुप
ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस था, तो उसके अगेंस्ट क्या करे, बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाई। एंटीबॉडीज़ बनाने की वजह से तो खुद तो चले गए, पर इसकी जो एम प्रोटीन थी GBS की, उसके अगेंस्ट क्या बनी, एंटीबॉडीज़, और वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री करी। ठीक है, ठीक है, तो मतलब इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बने। क्या बने, इम्यून कॉम्प्लेक्स। इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने से क्या हुआ कि कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस होते हैं आगे, जो प्रोड्यूस हो गए। स्पेस क्या था, SPACE, इन सब ड्यूल पैनकार्डाइटिस आर्थराइटिस होता था, कोरिया होता, इदमा मार्जिनेटिस, सारे सिम्टम किसकी वजह से, इम्यून कॉम्प्लेक्स से डिपॉजिट हो रहे थे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। और इम्यून कॉम्प्लेक्स से जो डिजीज़ होती है तो वो हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो फेरेंक्स का इन्फेक्शन है वो तो चला गया, उसके बाद सिर्फ जो एंटीबॉडी बनी थी उसके एंटीजन के अगेंस्ट, वो हमारे बॉडी के एम प्रोटीन जो कि मायोसिन में प्रेजेंस होती हैं, उसके अगेंस्ट एक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इम्यूनो कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड थे, हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो स्टेटमेंट हमारी गलत है। नॉन कम्युनिकेबल बोलो इसको, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ कोलिडोकल सिस्ट इज, उसका होता है रेडियल एक्सक्रीजन ऑफ सिस्ट विद बिलियरी रिकंस्ट्रक्शन, रू एंड वाई जजनल लूप से। पहले तो बेसिकली पता होना चाहिए कोलिडोकल सिस्ट क्या होती है। ये हमारे पास कंजेनिटल डिजीज़ होती है, पहली बात तो कंजेनिटल होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास सिस्टिक डायलेशन हो जाती है, बिलियरी डक्ट की, पाइल डक्ट की डायलेटेशन होती है, और रिप्रेजेंट कैसे करती है, इसमें पेशेंट को कह रहा है जॉन्डिस रहेगा, abdominal पेन रहेगा, और उसके बाद और राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या था, कोई मास जैसा फील होता है, क्योंकि डायलेटेड रखी है तो वो फील भी हो जाती हैं। ठीक है, अगर इसको ट्रीट ना करेगा तो अडल्ट में जाके कैंसर कर देता है। तो क्या करना है, आपने सिर्फ इस एक्सरसाइज कर दो, जो सिस्ट है विथ जो बिलियरी ट्रैक है उसका रिकंस्ट्रक्शन कर दो। ठीक है, रू एंड बाई जजनल लूप से। ERCP का कोई रोल नहीं है, कॉलिडोकोडिनोस्टोमी से भी कोई रोल नहीं है, ना ही हमारे पास कॉलिकोजेजुनोस्टोमी से कोई रोल है इसका। तो बेस्ट आंसर इज रेडियल एक्सक्रीजन ऑफ सिस्ट विद बिलियरी रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल ऑफिसर एट 1 PHC ऑब्जर्व सर्टन रिपोर्टिंग 70 केसेज ऑफ इन OPD विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन विद सिमिलर सिम्टम, namely sudden onset of vomiting, diarrhea and abdominal cramp, and few also reported with blood and mucus in the stool. None of them have fever and any other significant clinical presentation. All are affected had taken lunch before 4 to 5 hours in a social gathering at a village where consumption of the milk-based sweets are common factor reported. All patients are recovered with symptomatic treatment. The probable cause of फूड आइटम, अब यहाँ पे क्या होता है, मिल्क बेस्ड जब भी चीज़ें होती है उससे कौन सा इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, पता है, स्ट्रेप्टोकोकस। और ड्यूरेशन क्या दी है, फूड पॉइजनिंग के लिए 4 to 5 आवर। तो बेस्ट आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस ओरिजिन। तो ये 2 क्लू है, इनसे आप अपना स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के आप फूड पॉइजनिंग की डायग्नोसिस बना लोगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग चिलेटिंग एजेंट कैन नॉट बी गिवन थ्रू इंट्रावेनस रूट, बोथ है ब्रिटिश एंटील्यूवेसाइड, इसको की इंट्रावेनस रूट से नहीं देते, तो फिर देते कैसे रूट से हैं, इसको IM देते हैं इंट्रामस्कुलर, बाकी को IV रूट से दे सकते हैं। पेंसिलामिन किस में देते हैं, कॉपर टॉक्सिटी में देते थे, विल्सन डिजीज़ में भी देते थे इसको। ADT इसको ब्लड प्रिजर्वेशन में भी यूज़ किया जाता है। एंड चिलेटिंग एजेंट लेड एंड मर्करी की पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्लड प्रिजर्वेटिव यूज़ करो या लेड मर्करी पॉइजनिंग में। और DMPA किस में कहते हैं, मर्करी पॉइजनिंग में, जो मेटल की पॉइजनिंग्स होती हैं तो उसमें यूज़ DMPS का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल असेसमेंट ऑफ सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी इन ब्रेस्ट इंक्लूड, जिसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाते थे, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाते थे, और उसके बाद बायोप्सी करते थे, यानी पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये हमारे तीनों मिलकर क्या होना था, ट्रिपल असेसमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैमोग्राफी और MRI दोनों है, हमारे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, ये भी गलत हो गया। पैट एंड मेमो, फिर से रेडियो आ गया, MRI पैट एंड फिर से रेडियो, सारी मतलब गलत होगी सारी। साल्ट एंड पेपर इरोजन ऑफ स्कल इज टिपिकली सीन इन प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में हमारे पास साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस आती है स्कल में। इसमें क्या था, पैराथायरॉइड की हार्मोन इंक्रीज होती है, PTH लेवल, कैल्शियम की लेवल लो होती है, और प्राइमरी मतलब पैराथायरॉइड में प्रॉब्लम या एडेनोमा बन गया हो तब ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्यूनिंग फॉर ENT, वो 512 हर्ट्ज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन हेड ऑन मैट्रिक्स, हेड ऑन मैट्रिक्स में कौन सा फैक्टर इंक्लूडेड नहीं है। व्हीकल एंड इक्विपमेंट इसमें इंक्लूडेड है, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इसमें इंक्लूडेड है, फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूडेड, पर रिहेबिलिटेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ हेड ऑन मैट्रिक्स। पहले तो पता होना कि हेड ऑन मैट्रिक्स क्या होता है।
ये हमारे पास एक मॉडल है जो कि कंसेप्चुअली था कि जिसमें ये था कि प्रिवेंट करना है इंजरी एंड डेथ, कि क्या एनालाइज करना है कि क्या फैक्टर की वजह से डेथ हो जाती है। कहीं जगह सड़क पे कुछ ऐसे मोड्स होते हैं जिस पर बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो उसमें स्टडी करना है कि कारण क्या था, व्हीकल का था, एनवायरनमेंट का था, या फिजिकली कोई और चीज़ थी। तो यानी कि इसमें आपने किसको एनालाइज प्रिवेंट करना है, मॉडल है जिसमें प्रिवेंट करना था किसमें, इंजरी एंड डेथ को, इंजरी एंड डेथ by evaluating the following component। रिहेबिलिटेशन इसमें फिर पार्ट नहीं आता। द फास्टिंग ब्लड सैंपल वुड बी रिक्वायर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसके लिए चाहिए होता है फास्टिंग ब्लड सैंपल, ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए चाहिए, ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल खाली पेट सैंपल लेते थे, लिपिड के लिए, थायरॉक्सिन नो, ये स्टेटमेंट गलत होगी, आयरन के लिए भी वही है। तो जो हमारे 3 ऑप्शन है जैसे ग्लूकोज है, ट्राइग्लिसराइड है, आयरन है, इन सब में तो हमें फास्टिंग की रिक्वायरमेंट है। थायरॉक्सिन में भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर इनमें एब्सोल्युटली हमारे पास फास्टिंग चाहिए चाहिए। अब तुम बोलोगे आयरन के केस में भी चाहिए होती है, भाई आयरन के केस में भी चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है फास्टिंग? मान लो ब्लड में आयरन की लेवल कम है, अगर सुबह आप खाना खा के आ जाओ या आयरन रिच कोई डाइट लेके आ जाओ तो आयरन तो अब्जॉर्व हो जाएगा और ब्लड में आ जाएगा। जब मैं सैंपल लूँगा तो उसकी लेवल नॉर्मल से नॉर्मल भी आ जाएगी, तो दिख जाएगा नॉर्मल है, इसलिए फास्टिंग इसमें भी ज़रूरत है। तो आंसर हमारा 3 बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट है एस ए नोट जनरेट द इम्पल्स एट द हाइएस्ट रेट एज कम्पेयर टू अदर ऑटोरिथमिक टिश्यू बिकॉज, क्योंकि इसके पास RMP जो क्लोजर होता है थ्रेशोल्ड के पास, क्यों किसकी वजह से, फनी चैनल की वजह से, फनी सोडियम चैनल्स होती हैं जिससे इसका RMP ऐसे रहता है स्लोप टाइम में और क्लोज हुई है, जैसे RMP पहुँचे स्पाइक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। फनी चैनल सोडियम का इन्फ्लक्स करवाती रहती है और पोटेशियम का इफ्लक्स करवाती रहती है, इसका मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल स्टेबल ही नहीं रहता है, तो वैसे फ्लक्चुएट करता रहता है, जैसे वो थ्रेशोल्ड पे पहुंचे स्पाइक प्रोड्यूस करेगा। एक्टिवेशन ऑफ फास्ट वोल्टेज गेटेज चैनल ये गलत है। डायमीटर ज़्यादा है फाइबर का, ये भी गलत है। ऑफ बेटर ऑटोनोमिक न्यूरोटोन, ये भी गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ यूवेलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, SID इज द बेस्ट आंसर। सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग नो, इसमें यूवेलेमिक हाइपोनेट्रीमिया नहीं होता है। तो SIDH क्या करता है, ADH प्रोड्यूस करता है, ADH जाएगा कहाँ पे, DCT के पास जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास जाएगा और वहाँ पे एक्वापोरिन इंसर्ट करवा देगा। एक्वापोरिन क्या करेंगे, वाटर की अब्जॉर्प्शन करेंगे, वाटर जाएगा ब्लड में, ब्लड में जाएगा, ब्लड ज़्यादा हो गया और ये जो हमारे पास क्या है सोडियम भी कम हो गया, तो फिर ये आएगी रीडिंग हमारे पास आएगी हाइपोनेट्रीमिया की, और वॉल्यूम तो हमारे पास नॉर्मली है, ई वॉल्यूम, या आप बोल सकते हो थोड़ा सा इसका हाइपर वॉल्यूम हो जाता है, थोड़ा सा माइल्ड सा, ठीक है, जिस वजह से ये हुआ है। और सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग है कि ब्रेन में इंजरी हुई है, ठीक है, जिस वजह से क्या था है यूरिन में क्या साल्ट लॉस हो रहा है, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया उसकी वजह से प्रोड्यूस होगा। और जो होता है फ्लूइड में कभी लॉस होता है, सीवियर फ्लूइड डिप्लीशन होती है, फ्लूइड डिप्लीशन होगी, हाइपोनेफ्रीमिया बोले फ्लूइड, तो यू वॉल्यूम को नहीं आएगा इसमें। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में गलत है और ना डायरेटिक यूज में होता है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम लॉस हो जाएगा डायरेटिक में। तो चलो तो लगे हाथ सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग का मैकेनिज्म भी देख ही लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेन की इंजरी में होती है, ब्रेन में इंजरी होने के बाद क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगी, क्या कर इंक्रीज़ करेगी एड्रेनलिन की लेवल, ठीक है, एड्रेनलिन की लेवल इंक्रीज़ कर जाएगी, वो किसके इफेक्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे करेगा, कार्डियो आउटपुट को इंक्रीज़ करेगा, तो वो कहाँ जाएगा, ब्लड किडनी के पास जाएगा, किडनी के पास जाएगा, किडनी क्या की मोर परफ्यूजन करेगी, इंक्रीज परफ्यूजन करवाती है, और ज़्यादा परफ्यूजन करवाएगी तो उससे क्या था, वाटर तो लॉस होगा प्लस साथ में सोडियम का भी लॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब एड्रेनल एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है तो वो परफ्यूजन किडनी की इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ होगी परफ्यूजन ही मतलब ब्लड ज़्यादा आएगा किडनी के पास, ठीक है। ब्रेन में इंजरी हुई है तो वहाँ से क्या डोपामिन भी आएगा, डोपामिन क्या करवाएगा, वैसोडाइलेशन करवाता है किसकी, किडनी की जो एफरेंट एंड आर्टरीज होते हैं उनकी करवाएगा, तो परफ्यूजन तो बढ़ी, और जो नाइट्रोयूट्रिक पेप्टाइड्स होता है वो प्रोड्यूस होती है, वो सोडियम का लॉस करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैलोटेल अपीयरेंस ऑफ द वुंड इज सीन इन, एब्रेजन में स्वैलोटेल नहीं होती है, ना स्टैब वुंड में, तो वो तो लैसरेटेड वुंड में हमारे पास प्रेजेंट होती है, इंसाइज में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट द एंड ऑर्गन इफेक्टर ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम, तो आपको पता है क्या प्रोड्यूस करते हैं, नॉरेड्रेनालिन प्रोड्यूस करता है। तो मान लो हमारे पास कौन सा न्यूरॉन आता है, पैरासिम्पैथेटिक का, ठीक है, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन बोलते हैं, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन आ गया हमारे पास, और इसके बाद पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन बनेगा, ये लो जी फाइबर है इसके, ये लो, तो उसका प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो होता है पैरासिम्पैथेटिक का आता है लॉन्गर होता है, ठीक है, इसके डेंड्राइट्स भी निकाल दो, ये लो, ठीक है,
जिसमें बोलते हैं कि जो प्री सिमेट्रिक लॉन्गर होता है, ठीक है, और पोस्ट वाला शॉर्टर होता है। और यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन नहीं प्रोड्यूस करता है। सिंपैथेटिक क्या करता है, सिंपैथेटिक में भी न्यूरॉन बनाओ भाई, तो एक छोटा बनाएंगे हम, ये छोटा बन गया हमारे पास प्री गैंग्लियन न्यूरॉन शॉर्टर होता है, पोस्ट वाला जो लंबा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्री गैंग्लियन में तो एसिटाइलकोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, पर पोस्ट में क्या होता है, नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है। सो आंसर इज नॉर एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट न्यूमोसिस्टिक जीरोवीज। उसमें ड्रग ऑफ चॉइस थे कोट्रिमोक्साजोल, फ्लूकोनाजोल किसमें देते थे, कैंडिडा इन्फेक्शन हो जाता था। एम्फोटेरिसिन सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन होगा तो यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होती है एम्फोटेरिसिन की, तब हम किसको देते थे, एम्फोटेरिसिन सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन में दिया जाता है। बोरिकोनाजोल किस में दिया जाता है, एस्परजिलस में दिया जाता है। एस्परजिलस में क्या था, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट था लंग्स के अंदर कैविटी प्रोड्यूस करवाता था और वहाँ पे सर्वाइव करता था, ठीक है। पैरालिसिस ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व इज सीन इन लीजन ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग। ये सारी नर्व्स हमारे कैवर्नस साइनस में प्रेजेंट होती हैं। ये हमारा क्या क्या पिट्यूटरी आ गया, ठीक है। पिट्यूटरी के साइड में क्या प्रेजेंट होती है, सेला टुर्सिकाना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कैवर्नस हेमेंजियोमा, कैवर्नस साइनस, ठीक है। कैवर्नस साइनस में यहाँ पे थर्ड नर्व आएगी, यहाँ पे फिफ्थ होती है और इसके नीचे फोर्थ, फिफ्थ के भी दो पार्ट होते हैं, ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी, और बीच में कौन सी नर्व जाती है, क्रेनियल नर्व सिक्स्थ नर्व होती थी हमारी, और इसी के साथ एक आर्टरी जाती थी। आर्टरी कौन सी थी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और ये बाहर किससे कवरिंग होती है, मेनिंजेस से कवर होती थी, मेनिंजियल कवरिंग। सेला टुर्सिका में हमारा पिट्यूटरी होता है, मेनिंजेस है, थर्ड आ गई, फोर्थ है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। ये इसका 5 का भी पार्ट है, ठीक है। तो सारी हमारे कैवर्नस साइनस में प्रेजेंट होती है, तो इनको अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए तो सारी नर्व्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो कैवर्नस साइनस सिंड्रोम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर इज कॉमनली विद आयरन डेफिशिएंट, नो इससे कोई लेना है ना अनीमिया से लेना है। हिमोलिटिक अनीमिया बिल्कुल सही है, हिमोलिटिक अनीमिया में वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर होती है, एंड प्लास्टिक अनीमिया में ये भी गलत है। जैसे कि हमारे पास सिकल सेल अनीमिया है, ठीक है, तो वो हिमोलिसिस में होती है, तो वो क्या है, ब्लॉक कर देगी हमारी जो वेस्कुलेचर है फीमर के जो है, तो उसको फिर वेस्कुलर नेक्रोसिस प्रोड्यूस करेगी। इन अडल्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिफर फ्रॉम द इंट्रासेलुलर फ्लूइड इन दैट वे। अडल्ट में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैसे डिफरेंट कर रहा है फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड से, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें क्या है, एनायनिक, जैसे कि हमारे पास ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोटासियम प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है, और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम। तो पीएच से तो हमारे पास कोई लेना नहीं है, ना टॉनिसिटी से हमारे पास कोई लेना, ना वॉल्यूम से हमारे पास लेना, वॉल्यूम इज ग्रेटर। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वॉल्यूम तो वैसे कम होता है, लो होता है, सेल के अंदर ज़्यादा होता है। तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे, एनाइंस आर मेनली इनऑर्गेनिक होते हैं। और कौन से एनाइंस प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में, वो हमारे पास क्लोराइड होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ फीचर किसके, इंट्रासेलुलर के हैं। पीएच लो क्यों होता है अंदर, क्योंकि अंदर क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा था, एसिडिक पीएच तो प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट्स, ये प्रेग्नेंट लेडी विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं, नाउ डायग्नोज विद एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, व्हाट वुड बी द बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हर, ठीक है। एस्पिरिन तो ठीक है, स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है इसमें, एस्पिरिन हेपरिन स्टेरॉइड फिर से यहाँ दे दिए, ये भी इसका कोई रोल नहीं है। एंटीकोगुलेंट यस, एस्पिरिन हेपरिन हम देंगे, और नेक्स्ट एस्पिरिन ऑनली से काम नहीं चलेगा, तो 2 स्टेरॉइड्स हमने मतलब कि दे दिए एंटीकोगुलेंट, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट आता है, और आर कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन एक्सेप्ट। कार्डिनल साइंस है हमारे पास इन्फ्लामेशन के, साइनोसिस नहीं, स्वेलिंग है, पेन है, कॉलर, डॉलर, रूबर सब है, पर साइनोसिस नहीं होता है। गेट अबव द स्वेलिंग साइन इज पॉसिबल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किस में नहीं होता है। गेट अबव ट्यूमर, एक टेस्ट का ट्यूमर रहता है स्वेलिंग के ऊपर, तो उसको पकड़ सकते हैं। एपिडर्मल सिस्टम में पॉसिबल है, प्राइमरी टून के वजनल हाइड्रोसिल में पॉसिबल होता है, पर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में है, क्योंकि देखो ऊपर से लूप आ रही है पूरे यहाँ से आ रही है स्कॉटम तक, तो इसके लूप्स तो प्रेजेंट है, आप ऊपर से ग्रेस्प करने की कोशिश करोगे तो फिर भी इंटेस्टाइन तो फील होगी ना। अगर टेस्ट का ट्यूमर है तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ऊपर आप इसको बिल्कुल होल्ड कर सकते हो, तो यहाँ के आपके बीच में फिंगर और थंब के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोन ऑफ लाइट इज सीन इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कोन ऑफ लाइट जो होते हैं हमारे पास पोस्टीरियर नहीं होती, हमारे पास एंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होती है।
नेक्स्ट है मेन कम विद कंप्लेंट ऑफ लॉस ऑफ अबडक्शन अप टू 90 डिग्री बीच नर्व इज अफेक्टेड। वो हमारे पास एक्सिलरी नर्व होती है, जब अबडक्शन अगर आप अप टू 90 डिग्री नहीं कर पा रहे हो तो हमारे पास डेल्टॉइड मसल काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है डेल्टॉइड। और डेल्टॉइड को कौन सप्लाई कर रहा है? एक्सिलरी नर्व। ट्रीटमेंट ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्सिस, इमीडिएट इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट तो करते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब तो डालेंगे, डेफिनेट ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। फर्स्टली है तो हम नीडल इंसर्शन भी करते हैं, वीडियो असिस्टेड थ्रोकोस्कोपी एंड रनिंग, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। प्लूरल टैपिंग इन द सेकंड, प्लूरल टैपिंग फ्लूइड है नहीं तो टैपिंग क्या करना है भाई। फिर इमीडिएट डिकम्प्रेशन बाय रैपिड इंसर्शन लार्ज बोर कैनुला इनटू द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस फॉलोड बाय आईसीडी किया, ये हमारे पास सही स्टेटमेंट है। पहले डिकम्प्रेस करना है, उसके बाद डेफिनेट ट्रीटमेंट आईसीडी डालेंगे। द मिलियन डेथ स्टडी इन इंडिया वाज अंडरटेकन बाय बोथ द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। 6 महीने के इंटरवल पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि किसकी डेथ हुई है, क्या हुआ, सारा अपडेट देना पड़ता है इनको। सिम्ब्लेप्रॉन शुड बी रूल आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्थेल्मिक इमरजेंसी। वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में आपको रूल आउट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मोस्ट कॉमनली इसमें होता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में प्रेजेंट करेगा तो इसको रूल आउट करना इंपॉर्टेंट है। अक्यूट एंगल इसमें नहीं होता है, ना यूवाइटिस में, ना कंजक्टिवाइटिस, इंपॉर्टेंट है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में, जिसमें लेस दैन 10% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया को इन्वॉल्वमेंट हो गया होता है, ठीक है। तो आई जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं माउथ में, तो उनमें भी मतलब स्लफ ऑफ हो जाती है स्किन में आई में एडेशन ना बन जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सिम्ब्लेप्रॉन को आपको चेक करना पड़ेगा। इन हाइपोथर्मिया कॉज ऑफ डेथ इज क्या है? हाइपोथर्मिया में कॉज ऑफ डेथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म बिल्कुल नहीं है, ना स्ट्रोक है, ना कार्डिक अरेस्ट है, तो आंसर है वेस्ट अनॉक्सिया। जब भी हाइपोथर्मिया होगा तो हमारे पास कार्डिक अरेस्ट यानी कार्डिक अरेस्ट होगा, या जो रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, वो कार्डिक अरेस्ट होगा तो वो ब्लड को सर्कुलेट नहीं करेगा, अगर ब्लड आगे जाएगा ही नहीं तो टिश्यू को नहीं मिलेगा ना, तो उसका अनॉक्सिया की वजह से उसकी डेथ होगी, तो बेस्ट आंसर हमारा अनॉक्सिया बनेगा, ठीक है। कार्डिक अरेस्ट से भी होगी, रेस्पिरेटरी फेलियर से भी होगी, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी सेंटर अरेस्ट होकर काम ही नहीं कर रहा है, तो बेस्ट आंसर अनॉक्सिया। नेक्स्ट है अवल्सन फ्रैक्चर ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन इज नोन एज, उसको बोलते हैं जॉन्स फ्रैक्चर। बॉक्सर किसका होता है? फिफ्थ मेटाकार्पोफ्रेंजियल, जो हमारे लिटिल फिंगर का जो मेटाकार्पस होता है उसका फ्रैक्चर होता है, ठीक है। बेनेट फ्रैक्चर, बेनेट तो बेस ऑफ थंब का फ्रैक्चर है, बेस ऑफ थंब का फ्रैक्चर होता है। और मार्च फ्रैक्चर मेटाटार्सल बोन जो होती है हमारी फुट की, उसका फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन लोअर इट्स एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज, उसको बोला जाता है हेल्डेन इफेक्ट। तो क्या होता है हेल्डेन इफेक्ट? ये बोलता है अगर बाइंडिंग जो होती है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन बाइंड किसके साथ करेगी? हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो रिड्यूस कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी टू विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन होता है, डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है वो किस में होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड में होगा, तो इंक्रीज करता है एफिनिटी, किसके लिए इंक्रीज करता है? एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजनेशन हो जाए हीमोग्लोबिन की तो वो डिक्रीज करेगा एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है हमारा हल्डेन इफेक्ट। और इसका बिल्कुल अपोजिट हमारा बोहर इफेक्ट है। बोहर इफेक्ट क्या बोलता था कि जितने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी तो उससे क्या पीएच बढ़ेगा, पीएच डिक्रीज करेगा ना, मतलब एसिडिक कंडीशंस होगी तो मोर अमाउंट ऑफ, मतलब मोर अमाउंट क्या होगी? ऑक्सीजन रिलीज होगी। एसिडिक हुआ ना तो मोर ऑक्सीजन रिलीज होगी टिश्यू के लेवल पे, ठीक है। टिश्यू में क्या होता है? एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन रिलीज करवाएगा हीमोग्लोबिन से। और इसका अपोजिट कर लो, जहाँ पे पीएच ज़्यादा होगा यानी अल्कलाइन पीएच हो, जैसे लंग्स में होगा, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की डिसोसिएशन होगी और ऑक्सीजन से बाइंडिंग भी, वो हमारा बोहर इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये बोल रहा है हियरिंग वीडियो रिफ्लेक्स, उसका भी पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा कि एक्सेसिव ब्रीथिंग ना हो जाए, ओवर इन्फ्लेट ना हो जाए लंग को, ओवर इन्फ्लेटिंग ऑफ लंग को प्रिवेंट करेगा। ओवर इन्फ्लेटिंग लंग को प्रिवेंशन करता है, यानी कि रेगुलेट करता है रेस्पिरेशंस को, कि कितनी इंस्पिरेशन होने कितनी एक्सप्रेशंस होगी। पेन ब्रीज, तो इस रिफ्लेक्स में क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ती है। कैसे? हार्ट रेट तब बढ़ जाएगी जब राइट एट्रिया में ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो स्ट्रेच होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास प्री लोड इंक्रीज हो रहा है। प्री लोड जब भी नाकाबा में ज़्यादा फ्लूइड होगा,
ब्लड होगा तो वो आगे आएगा तो राइट एट्रियम स्ट्रेच करवाएगा और वो क्या फर्दर इनक्रीज द हार्ट रेट इंक्रीज। ठीक है, जैसे सेंट्रल वेनस प्रेशर बढ़ेगा और स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट होंगे, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर इज मेड बाय, किससे बनाई जाती है? हाई इंग्वाइनल और सीडेक्टोमी की जाती है, उसके बायोप्सी करते हैं हाई इंग्वाइनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ piece of DNA contain 20 adenosine and 25 guanosine, 30 cytosine and 22 thymine, how many of each base is found in complete double stranded molecule? चारगॉफ रूल लगाओ। चारगॉफ रूल क्या बोलता था? एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन कितना है हमारे पास? एडेनिन है 20 और थाइमिन है कितना? 22 और साइटोसिन है हमारे पास 30 और हमारे पास है इसका ग्वानिन कितना, कहाँ गया ग्वानिन? 25। ठीक है, तो पूछें टोटल कितने होंगे हमारे पास? हाउ मैनी ईच बेस इज फाउंड इन कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड, तो 20 + 22 जो कितना हो गया हमारे पास? 42। तो एडेनिन होंगे 42 और थाइमिन भी 42 होंगे, तो एडेनिन 42 एंड थाइमिन 42 और इनको दोनों को ऐड कर लो, 30 + 25 ये हो गया 55, ग्वानिन भी 55 एंड साइटोसिन भी 55, क्योंकि दोनों बराबर हैं, साइटोसिन इज ग्वानिन, तब इनके बेस पर बराबर है, इनके भी बराबर ही होंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ड्रग विच इज फाउंड टू बी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन ट्रेटोजन। ट्रेटोजन कौन है? प्रोपाइलथायरिन नो, हाइड्रोलिन नो, आइसोट्रेटिन जो कि विटामिन ए की फॉर्म है, ये हमारे पास ट्रेटोजेनिक होती है, दैट इज आंसर। ग्रेटेस्ट सेक एंड लेसेस्ट सेक कम्युनिकेट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कम्युनिकेट करती है फोरामेन ऑफ विंस्लो के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हैंड एंड फुट एंड माउथ डिजीज, किसकी वजह से? कॉक्सासेकी वायरस करवाता है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। नेक्स्ट है विच इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ सेमिनोमा। सेमिनोमा हेमोलोगस इन फीमेल में किसको बोलते हैं हम? डिसजर्मिनोमा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू डिफाइन ट्यून डिसकॉन्टेंस द डिफरेंस ऑफ ट्यून शुड बी 20% विद लार्जर ट्यून एज इंडेक्स, दैट इज आंसर। तो आपको पहले ये तो पता होना कि ट्यून डिस्कॉर्डेंस क्या होता है। ट्यून डिस्कॉर्डेंस होता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन द बर्थ वेट और दोनों ट्यून्स में, तो 20% विद द लार्ज ट्यून एज इंडेक्स हम इसको लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ थायराइड कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद रेट म्यूटेशन। रेट म्यूटेशन कौन सा कार्सिनोमा हमारा एसोसिएटेड? तो इसमें ऑप्शन एक गलत किया हुआ है, पेपलरी कार्सिनोमा रेट के साथ एसोसिएटेड होता है मेडलरी कार्सिनोमा, सो हमारा आंसर क्या होगा? मेडलरी कार्सिनोमा थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज रिकमेंडेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंट्रिक फीवर एट द 4th डे ऑफ द ऑनसेट ऑफ बासु। ठीक है, बासु से होता है ब्लड एग्लूटिनेशन, सीरम एंड स्टूल, सॉरी सीरम नहीं स्टूल है, और यू से यूरिन। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में किस में करेंगे? ब्लड से करेंगे, सेकंड में एग्लूटिनेशन यानी कि डाल टेस्ट से करेंगे, और थर्ड वीक में स्टूल है और फोर्थ में यूरिन, तो आंसर आया ब्लड कल्चर। विच नर्व कैरी सेंसेशन पेन ड्यू टू पेरिकार्डाइटिस, वो हमारी कौन करती है? फ्रेनिक नर्व करती है, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इसोफेजियल लीजन द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसके लिए एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी तो हमारे पास दिए हैं, तो बेरियम स्वेलो इज बेस्ट आंसर। एनीमा तो रेक्टल रूट से देंगे, बेरियम स्टोमक एंड रूट ये भी गलत है। बेरियम फॉलो स्टडी तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन उनमें को करते हैं, तो इस गलत है। द कॉमनली फाउंड स्पीसीज ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो इन द कोस्टल रीजन, वो एनोफिलीज सुंडेरिकन कस जो होती है हमारे पास, ये कॉमन स्पीसीज जहाँ का पाई जाती है कोस्टल एरियाज में होती हैं। और कवर टेस्ट इज नॉट यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, मैनिफेस्ट टेस्ट में हम कवर टेस्ट का यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्टिव एम्ब्लायोपिया में कवर टेस्ट यूज़ नहीं होता है। उसमें आता है माइक्रोट्रोपियम, इसमें बिल्कुल यूज़ करते हैं। लेटेंट स्क्विंट में भी यूज़ होता है। द एपिडेमिक ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज यूजली प्रेजेंटेड एज, एपिडेमिक ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज प्रेजेंट कैसे करता है? एपिडेमिक वेक्टर बॉर्न, वेक्टर से प्रोपोगेटेड होते रहेंगे, केस बार बार आते रहेंगे, तो इसलिए एपिडेमिक में नहीं ना पॉइंट है। पॉइंट पॉइजनिंग सोर्स में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक बेल है कंटेमिनेटेड, वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूस एपिडेमिक नहीं है, ये प्रोपोगेटेड हो रहे हैं, ऐसे स्टेप बाय इंक्रीज करेंगे, दैट इज प्रोपोगेटेड। और सिंपल आप पी से याद रख सकते हो, पी मतलब पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रोपोगेटेड। कंटिन्यूस जैसे कि हमारे पास कोई एक सोर्स है, मान लो बाबड़ी वाला ही है, ठीक है, उसी से अगर मान लो पर्सन एक गांव के लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो बार बार केसेस आ रहे हैं, एक महीने आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, दैट इज कंटिन्यूस टाइप। और पॉइंट सोर्स में जैसे रख लेते हैं हम कि फूड पॉइजनिंग हुई, किसी पार्टी में गए, फूड स्टॉल पे खाना खाया, सभी ने खाया वहीं से, और एक ही सोर्स से सारे इन्फेक्टेड हमारे पॉइंट वाले ले लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पहले गलत दे दिया था मैंने यहाँ पे। तो कंटिन्यूस में यही चीज़ होती है कि वेल पार्टी वाला याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेवनिक एसिड इज कंबाइंड विद अमोक्सिक्लेव के साथ क्यों किया जाता है? बिकॉज इट इनहिबिट करता है बीटा लैक्टेमेज जो कि डिस्ट्रॉय कर रही थी अमोक्सिसिलिन को। ये किसको? अमोक्सिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो इसको एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए क्या दोगे? बीटा लैक्टम दोगे।
46-year-old female presented with pruritus and jaundice. She has a xanthelasma bilaterally and bilirubin 15 mg per dl. AST level है 122 और ALT लेवल है 150 इंटरनेशनल यूनिट. अल्कलाइन फॉस्फेटेज है हमारे पास 1100 और एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी पॉजिटिव. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस एंटी माइक्रो एंटीबॉडी किसमें प्रेजेंट होती है? प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में प्रेजेंट होती है. दैट इज आंसर. द डायरेटिक ऑफ चॉइस फॉर रैपिड रिलीफ ऑफ कंजेस्टिव सिम्टम इन द पेशेंट. तो सुनते डायरेटिक लूप डायरेटिक्स देंगे, सिम्टोमेटिक रिलीफ करवा देगा रैपिडली. दैट इज आंसर. बीच विटामिन पार्टिसिपेट हैं बीटा ऑक्सीडेशन में. तो कौन से विटामिन होता है? पेंटोथेनिक B5 का रोल इंपॉर्टेंट होता है बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में. ट्रांसलोकेशन इन CML 9/20/22 ट्रांसलोकेशन होते हैं. BCR ABL ट्रांसलोकेशंस होती हैं. और इस ट्रांसलोकेशन को कैसे चेक किया जाता है? फिर से FISH यानी फ्लोरोसेंट इन सिटो हाइब्रिडाइजेशन से. CML जो होता है 65 की जो एज ग्रुप होता है उसमें कॉमन होता है, मतलब ओल्डर एज में आता है. यानी बर्किट नहीं, फिडेल्फिया क्रोमोसोम बोला जाता है इसको. फिडेल्फिया क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन होती है. विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गन टू डेवलप आफ्टर कंसेप्शन. कंसेप्शन के बाद कौन सा सबसे फर्स्ट ऑर्गन हमारा हार्ट डेवलप होता है? दैट इज आंसर. विच इज़ द अनकॉमन सिम्टम ऑफ कंजेंटल हाइपरट्रॉफी पाइलोरिक स्टेनोसिस. अनकॉमन बाइल स्टेन वॉमिटिंग तो उसमें आती ही नहीं, क्योंकि वो पाइलोरिक में स्टेनोसिस डुडेनम से तो कोई कंटेंट आता ही नहीं है, तो बाइल स्टेन नहीं होगी. वेट लॉस होगा, 2 हफ्ते बाद वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है. फोर्सफुल एंड प्रोजेक्टर वॉमिटिंग किया. दैट इज आंसर. उसमें क्या होता है? मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, हाइपोकैलेमिया होता है, ठीक है, एंड पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया होता है, ठीक है. एंड कि हमारे पास क्लोराइड भी कम है, पोटाशियम भी डिक्रीज होता है. और यूरिन में क्या आता है? H पॉजिटिव आयन आते हैं, यानी कि एसिडूरिया करवाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडेक्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय. इंडेक्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इम्पैक्ट फॉर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय. वो रिप्रेजेंटेड डिसाइड नंबर ऑफ एडिशनल चिल्ड्रन. द आर्थ्रोपोड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ काइनोसोर डिसीज. काइनोसोर डिसीज कहाँ पे होती है? हमारे पास केरला कर्नाटका वाले रीजन में है, नीचे साउथ के रीजन में. और इसको ट्रांसमिट करने का रोल प्ले कौन करता है? हार्टिक करता है. और मंकीज और इसको क्या बोलते हैं? मंकी फीवर भी बोलते हैं, मंकी फीवर. नेक्स्ट है कॉफी बीन साइन इन एक्सरे. वो हमें पता है सिग्माइड वॉल्वुलस के लिए बनता है. एस्ट्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग फीटल मेलफॉर्मेशन. तो एस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? हाइड्रोसेप्लस के लिए नहीं है, ना स्पाइनल के लिए, ना क्लेफ्ट लिफ्ट के लिए. वही रिस्पॉन्सिबल होता है कार्डियक डिफेक्ट के लिए एस्ट्रोजन. नेक्स्ट है अर्ली एग्रेसिव इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इज इंडिकेटेड इन एचएलई पेशेंट विद इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इंडिकेटेड विद श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम के लिए की जाती है. तो हमारे पास एक है रेयर कॉम्प्लिकेशंस होती है, इसकी एचएलई की रेयर है. इसमें डिस्निया होते हैं, डायफ्राम एलिवेटेड कर जाता है, प्लूरिफ्यूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेंट ऑफ मालायन. मालायन में क्या लिवोनॉर्जेस्ट्रल होता है, इथेनॉल एस्टेरॉयल होता है. इसमें साइपरवेरेटिन ये तो हमारा नहीं होता है, ना डिजोजेस्ट्रोल ये भी नहीं होता है, ना एस्ट्रॉयल्स होता है. स्टेटमेंट में रॉन्ग होगी. नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. सब में दिखती है कि किस में नहीं. यूरेमिया ऑफ रीनल फेलियर में हमें नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस सीन नहीं, ठीक है. तो हमारा आंसर क्या है? यूरेमिया ऑफ रीनल फेलियर होगा. बाकी 1, 2 एंड 4 में तो हमारे पास नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहेगा. अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड द टॉप ऑफ द पिरामिड इज द सेम इज रिप्रेजेंटेड बाय. टॉप किससे रिप्रेजेंटेड? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को रिप्रेजेंट कर. तो इस पीरियड में मिड में क्या बनता था हमारे पास? बेस पे क्या प्रेजेंट था? फिजियोलॉजिकल नीड बेस पे आता था. फिर उसके बाद आता था हमारे पास सेफ्टी नीड्स आता था. फिर इसके बाद सोशल, इसके अब आता था टॉप पे ये चीज़ आती थी, ठीक है. 1, 2, 3 यानी कि हमारे पास सबसे नीचे क्या थी? बेसिक नीड आती थी, बेसिक नीड. फिर हमारे पास साइकोलॉजिकल नीड आती थी, साइकोलॉजिकल नीड. और उसके बाद सब कुछ हो जाए तो ऊपर आते सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स आती थी. तो टॉप पे हमारे पे क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आता. नेक्स्ट है माइक्रोसेफली इज डिफाइंड एज ए ऑसिपिटोफ्रंटल सर्कमफ्रेंस मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन हो एंड बिलो द मीन ऑफ द गिवन एज, सेक्स एंड गेस्टेशन. दैट इज द आंसर फॉर माइक्रोसेफली -3, ठीक है.
The preferred duration for replacement and periodic examination for worker involved with painting of luminous dial for watch should be, that is a 2 month. तो हमारे पास जो ल्यूमिनस डायल्स होते हैं वॉच में, उसमें किसका यूज़ किया था, रेडियम का यूज़ किया था। रेडियम क्या रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो पीरियडिक एग्जामिनेशन की जाती है वर्कर की, ठीक है, 2 मंथ के इंटरवल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा वर्कर मेजर SpO2 एंड पल्स ऑक्सीमीटर एंड इन्फॉर्म द सेम टू द मेडिकल ऑफिसर विच प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर फॉलोड इज इन गिवन डायल। इसमें बेस्ट आंसर है इसका अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो रहा है, यानी कि हमने आशा को काम पे लगाया हुआ है। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है जिसमें वो आराम से उसको चेक कर सकती है एंड इन्फॉर्म कर सकती है मेडिकल ऑफिसर को कोई भी अगर इसमें अगर दिक्कत आती है। और इसमें सेक्टोरल का कोई पार्टिसिपेशन का वो कोई रोल नहीं है, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। आशा को दे दिया, आशा कम्युनिटी में जाके चेक करती रहेगी अपने आप। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, सेक्टोरियल का कोई रोल ही नहीं है इसमें। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का भी कोई रोल नहीं है इसमें। नेक्स्ट है 35 ईयर ओल्ड ग्रेविडा टू पैरिटी 1 लाइबन एट 38 वीक ऑफ गेस्टेशन कम टू द लेबर रूम विद कंप्लेंट ऑफ डिक्रीज fetal movement, नॉन स्ट्रेस टेस्ट was performed and late deceleration were noted. What does this indicate? तो ये इंडिकेट कर रहा है नॉन स्ट्रेस परफॉर्म एंड लेट डेसिलेशन है, तो इसका मतलब फिटल हाइपोक्सिया हो रहा है। और क्या पॉइंट फॉर फेवर में जा रहा है, इसमें डिक्रीज कर रही है फिटल की मूवमेंट, ठीक है। और NST में क्या दिखा दिया कि भाई लेट है डेसिलेशन, तो किसका फीचर्स आते हैं, फिटल हाइपोक्सिया का। और लेट डेसिलेशन किसकी वजह से आते हैं, UPI मतलब यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से आते हैं। अगर अर्ली डेसिलेशन आए तो अर्ली डेसिलेशन में क्या आता है, तो उसमें हेड कंप्रेस होता है। जैसे बेबी का डिलीवरी होने लेते हैं तो पहले याद हेड आता है, तो उससे याद रख लेना कि हेड कंप्रेशंस होता है। और उसके बाद में प्लेसेंटा आता है, तो प्लेसेंटा मतलब लेट डेसिलेशन आते हैं, यूट्रो प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी होती है। कई बार होता है कि वेरिएबल भी होती है, वेरिएबल डेसिलेशन, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पास अम्बलाइकल कॉर्ड है वो कंप्रेस होने लग जाती है, अम्बलाइकल कॉर्ड कंप्रेशन। मतलब मेन आप ये याद रखो कि हेड सबसे पहले आता है, तो अर्ली डेसिलेशन हेड की वजह से होगी, लेट में प्लेसेंटा आएगा तो यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होगी, जैसे हम प्रीक्लैम्पसिया में हो जाता है, ठीक है। और वेरिएबल हो तो उसका मतलब अम्बलाइकल कॉर्ड का कंप्रेशन हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेंट ऑफ अडक्टर कनाल एक्सेप्ट फीमोरल वेन होती है, आर्टरी होती है, नर्व ऑफ बास्टस मेटालिस होगी बिल्कुल, पर फीमोरल नर्व हमारी इस कैनाल से बाहर होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है, आउटसाइड द फीमोरल कैनाल, ठीक है। दैट इज द आंसर ऑल अबाउट these questions. So thank you guys.